सुपर हीरोज अब बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। एक बड़ी कंपनी उन्हें एक मिस्टीरियस सब्सटेंस की मदद से बनाती है और फिर उनका यूज़ होता है एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग और फेम के लिए। ये हीरोज इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि कोई भी इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं करता। लेकिन नॉर्मल लोगों का एक छोटा सा ग्रुप इनके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है, चाहे सामना किसी से भी क्यों ना हो। ये सब हम सीज़न 1 में देख चुके हैं, और अगर तुमने सीज़न 1 नहीं देखा तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं तुम्हें दी बॉयज़ सीज़न 2 की कंप्लीट स्टोरी बताने वाला हूँ। सीजन 2 की शुरुआत होती है जब वोट कंपनी अपने ही बनाए सुपर टेररिस्ट को मार गिराती है, सिर्फ इसलिए ताकि गवर्नमेंट को दिखाया जा सके कि सुपर हीरोज को मिलिट्री में लाना कितना ज़रूरी है। इसके बाद से ही वोट के शेयर्स आसमान छूने लगते हैं, कंपनी और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। एड शूट हो रहे होते हैं, कोलैबोरेशन चल रहे होते हैं और सुपर हीरोज पर एक मूवी भी बन रही होती है। सब कुछ ऊपर से परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर दी सेवन धीरे धीरे टूट रहा होता है, क्योंकि ट्रांसलूसेंट मर चुका है और द डीप को ग्रुप से निकाल दिया गया है, और ए ट्रेन को ज़्यादा कंपाउंड भी लेने की वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई है। इसलिए अब दी सेवन को नए मेंबर्स लाने की ज़रूरत पड़ने लगती है। सबसे पहले बात होती है ए ट्रेन को वापस लाने की, लेकिन मार्केटिंग हेड एशली चाहती है कि टीम में एक ब्लाइंड सुपर हीरो को इंक्लूड किया जाए, पर होमलैंडर सीधा मना कर देता है। वो क्लियरली बोलता है टीम में कौन आएगा और कौन नहीं ये मैं डिसाइड करूँगा। लेकिन गेम तो तब पलटता है जब कंपनी का असली बॉस यानी स्टैन एडगर खुद अपना कैंडिडेट भेज देता है। उसका नाम होता है स्टॉर्म फ्रंट, इलेक्ट्रिक पावर्स वाली एक पावरफुल सुपर हीरोइन। स्टॉर्म फ्रंट पहले ही एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है। वो सिस्टम के खिलाफ खुल के बोलती है और किसी से भी नहीं डरती। इसी वजह से पब्लिक उसे काफ़ी पसंद करती है। इसी बीच दी बॉयज़ पूरी दुनिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ चुके होते हैं। सीआईए की जो लड़की उनकी मदद कर रही होती है ना, उसका सर अचानक बॉम्ब की तरह फट जाता है। ये क्लियरली किसी बहुत ही पावरफुल इंसान का काम होता है, जो ये नहीं चाहता कि वोट का सच सबके सामने बाहर आ जाए। अब सिर्फ एक ही सवाल बचता है, ये सब कर कौन रहा है। एक किडनैपिंग के बाद लकीली बुचर वापस आ जाता है। वो ह्यूई को अपनी वाइफ से मिलवाता है, उसी वाइफ से जिसे लगता था कि उसका सुपर पावर्ड बेटा रायन मर चुका है। जैसे ही बॉयज़ फिर से एक साथ आते हैं, वो एक नए सुपर विलन की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, जो किसी दूसरे देश से यहाँ घुस आया है। उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि वो किमिको का भाई है और अब पूरी तरह से बागी बन चुका है। काफ़ी मुश्किलों के बाद बॉयज़ जैसे तैसे करके उसको कंट्रोल में ले लेते हैं। दूसरी तरफ स्टारलाइट भी अपने तरीके से बॉयज़ की मदद कर रही होती है। वो एक लैब वर्कर को ब्लैकमेल करती है ताकि वो कंपाउंड वी का सैंपल निकाल के दे दे। सैंपल मिलते ही स्टारलाइट उसे मीडिया में लीक कर देती है और पूरी दुनिया को सच पता चल जाता है कि सुपर हीरोज पैदा नहीं होते, उन्हें आर्टिफिशियली बनाया जाता है और उनके पेरेंट्स भी इस सब में शामिल होते हैं। ये न्यूज़ सुनते ही पब्लिक शौक में आ जाती है और पूरी दुनिया में गुस्सा फैल जाता है, सिवाय होमलैंडर के, क्योंकि होमलैंडर अपनी ही दुनिया में बिजी रहता है। वो अपने सुपर पावर्ड बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता है, कभी उसे छत से कूदने को बोलता है, कभी जानबूझकर लोगों को गुस्सा दिलाता है ताकि उसकी सुपर पावर्स एक्टिवेट हो जाएं। ट्रेनिंग के नाम पे बिल्कुल अजीब और खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं। ये सब बेका के लिए एक टॉर्चर से कम नहीं होता, क्योंकि हर पल उसके दिमाग में एक ही डर रहता है, होमलैंडर कभी भी उसे या उसके बेटे को मार सकता है, या फिर वो रायन को उससे छीन भी सकता है। इधर बॉयज़ एक डील करते हैं, वो किमिको के भाई को सीआईए के हवाले कर देंगे और बदले में उनका नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट से हटा दिया जाएगा। पर जब वो लोग उसे ले जा रहे होते हैं, तब अचानक सामने आ जाता है द डीप। डीप अपनी इमेज सुधारना चाहता है ताकि किसी भी तरह उसको डी सेवन में वापस एंट्री मिल जाए। इसी चक्कर में वो जाइंट वेल की मदद से बॉयज़ का रास्ता ब्लॉक कर देता है। पर उसने एक चीज़ नहीं सोची थी कि सामने स्टीयरिंग पे बुचर बैठा है। बुचर ब्रेक मारने के बजाय बोट को और फुल स्पीड में भगाने लगता है और सीधा वेल के आर पार निकाल देता है। इसके बाद जब वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ स्टारलाइट मिल जाती है। होमलैंडर उसे ऑर्डर देता है कि ह्यूई को मार दो। स्टारलाइट पहले सीधा मना कर देती है, पर होमलैंडर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि मजबूरी में वो ह्यूई पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी बॉयज़ एक स्मार्ट मूव चलते हैं, वो किमिको के भाई को छोड़ देते हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके, और इसका फ़ायदा उठा के वो लोग वहाँ से जैसे तैसे बच के निकलते हैं। पर असली खतरा तब शुरू होता है जब स्टॉर्म फ्रंट खुद सामने आती है। वो सीधा किमिको के भाई को ख़त्म करने निकल पड़ती है, और इस बीच जो भी शरीफ इनोसेंट लोग उसके रास्ते में आते हैं उन्हें भी बिना सोचे समझे नुकसान पहुँचा देती है। और यहीं पे क्लियर हो जाता है कि स्टॉर्म फ्रंट भी बाकी सुपर हीरोज जैसी है, जालिम और एकदम बेरहम। एंड में स्टॉर्म फ्रंट किमिको के भाई को उसकी आंखों के सामने ही मार देती है। इसके बाद किमिको पूरी तरह से टूट जाती है, इतनी कि वो कुछ टाइम के लिए बोलना तक बंद कर देती है। कंपनी मीडिया के सामने अनाउंस करती है कि दूसरे देश से आए एक सुपर विलन को अरेस्ट कर लिया गया है, जो देश के लिए एक बड़ा खतरा था। इस पूरे अनाउंसमेंट का क्रेडिट स्टॉर्म फ्रंट को मिलता है और वो लोगों के बीच और ज़्यादा फेमस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ होमलैंडर की वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगती है। ये बात होमलैंडर को अंदर तक चुभती है और यहीं से उसका साइकोपैथ साइड पूरी तरह बाहर आना शुरू हो जाता है। इसके बाद होमलैंडर कुछ टफ डिसीजंस लेता है। ए ट्रेन को दी सेवन से निकाल देता है क्योंकि उसके हार्ट रिलेटेड इशू चल रहे होते हैं। स्टारलाइट को मारना चाहता है क्योंकि उसने उसका ऑर्डर फॉलो नहीं किया था, पर एंड में वो स्टारलाइट को नहीं मारता। इसके बाद स्टॉर्म फ्रंट के साथ भी उसके कुछ इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन स्टॉर्म फ्रंट थोड़ा सा रिग्रेट दिखाती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक इंटेंस रोमांटिक सीन शुरू हो जाता है। इसी बीच बॉयज़ के ग्रुप में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। टीम धीरे धीरे टूटने लगती है। फ्रेंची और किमिको अलग हो जाते हैं। स्टारलाइट और ह्यूई के बीच भी फाइट शुरू हो जाती है।
इसके बाद ह्यूई, स्टारलाइट और मदर्स मिलकर एक ट्रिप पे जाते हैं। तीनों मिलकर एक पुरानी सुपर हीरोइन लिबर्टी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो सालों पहले अचानक गायब हो गई थी। और यहीं एक बड़ा शौक मिलता है। लिबर्टी कोई और नहीं बल्कि स्टॉर्मफ्रंट ही है। वो असल में काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन सुपर पावर्स की वजह से उसकी एज बढ़ती ही नहीं है, इसलिए दिखने में वो आज भी काफ़ी यंग लगती है। दूसरी तरफ बूचर बेका को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन बेका अपने सुपर पावर्ड बेटे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती। लास्ट मोमेंट पे वो बूचर के साथ जाने से मना कर देती है और बूचर फिर से अकेला रह जाता है। बॉयज एक बिल्डिंग इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं जहाँ सुपर पावर्ड लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं, और जो भी इस लैब में इनका कहना नहीं मानता उसे लैम्प लाइटर नाम के बंदे की मदद से ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे बॉयज सीक्रेट फैसिलिटी में घुसते हैं, वो पूरी जगह तहस नहस कर देते हैं। तभी गलती से एक कैदी रिलीज हो जाती है जिसके पास टेलीकिनेसिस की पावर्स होती हैं। वो अपनी पावर्स का यूज़ करके बाकी सारे कैदियों को आज़ाद कर देती है और पूरी फैसिलिटी में तबाही मच जाती है। लेकिन किसी तरह बॉयज़ और लैम्प लाइटर वहाँ से बच के निकल जाते हैं। इस सीज़न में साइड स्टोरीज को भी काफ़ी अच्छा स्क्रीन टाइम मिलता है। द डीप डिप्रेशन में चला जाता है और द 7 में वापस आने के लिए रिलीजन का सहारा लेने लगता है। बूचर का पास्ट दिखाया जाता है, उसके बचपन के ट्रोमाज और कैसे ये दर्द उसे इतना गुस्से से भरा और बेरहम बना देता है। इसी बीच ब्लैक नोआर बूचर को मारने आता है, लेकिन एंड में कुछ खास नहीं होता और होमलैंडर को पता चलता है कि मेव की एक खास दोस्त है जिसे वो रोज़ मिलने जाती है। कंपनी इस बात का फ़ायदा उठाती है और मीडिया में मेव और उसकी दोस्त को लेस्बियन दिखा दिया जाता है, ताकि ये प्रूव किया जा सके कि द 7 में हर तरह के सुपर हीरोज़ हैं, चाहे वो लेस्बियन हो या एट्रियन की तरह ब्लैक। अब इस सीज़न का फाइनल फेज शुरू होता है। स्टारलाइट को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे गद्दार बोल के सारी गलतियों का बोझ उसी पे डाल दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे अब उसे जिंदा भी नहीं छोड़ा जाएगा। पर ह्यूई लैम्प लाइटर की मदद से वोट टावर में घुस जाता है। लैम्प लाइटर सिर्फ एक ही गिल्ट में जी रहा होता है कि उसने लैब वालों के कहने पे अब तक कितने सारे इनोसेंट लोगों को मारा है, और इसी गिल्ट में वो खुद को आग लगा लेता है और सुसाइड कर लेता है। उस मोमेंट पे वहाँ इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि स्टारलाइट अपनी पावर्स यूज़ करके खुद ही वहाँ से एस्केप कर जाती है। इसके बाद कंपाउंड वी और वोट के क्राइम्स पर कोर्ट में ट्रायल शुरू होने वाला होता है। लगता है जैसे सच सबके सामने आ जाएगा, लेकिन तभी अचानक लोगों के सर फटने लगते हैं। फिर से कोई नहीं जानता कि ये सब कौन कर रहा है। लीगल तरीके से वोट को गिराने की सारी उम्मीद एक बार फिर से खत्म हो जाती है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, सीधी जंग। इसी बीच बेका बूचर से मदद मांगने आते हैं, क्योंकि होमलैंडर उसके बेटे रायन को अपने साथ ले जा चुका होता है। अब सबको समझ आ जाता है कि अब जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तभी अचानक एट्रेन वहाँ आ जाता है कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ। उन डॉक्यूमेंट्स से एक भयानक सच सामने आता है। स्टॉर्मफ्रंट असल में फ्रेडरिक वोट की वाइफ थी, जिसने कंपाउंड भी इन्वेंट किया था, और स्टॉर्मफ्रंट ही दुनिया की पहली सुपर हीरोइन थी। पर सबसे खौफनाक बात यह होती है कि वो जर्मन थी और हिटलर और नाजीज के साथ उसकी कई फोटोज मिलती है। मतलब स्टॉर्मफ्रंट खुद भी एक नाजी थी। जैसे ये सच पब्लिक के सामने आता है, पूरा अमेरिका स्टॉर्मफ्रंट के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब बॉयज एक फाइनल प्लान बनाते हैं, रायन यानी होमलैंडर के बेटे को रेस्क्यू करने का। वो लोग होमलैंडर को गुमराह करते हैं और रायन को उसकी मॉम बेका से मिलवा देते हैं। कुछ देर के लिए लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तभी स्टॉर्मफ्रंट वहाँ आ जाती है, पहले से भी ज़्यादा गुस्से में और पहले से भी ज़्यादा खतरनाक। वो बेका को मारने वाली होती है। तभी स्टारलाइट और किमी को उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों फेल हो जाती हैं। और तब क्वीन मेव एंट्री लेती है। फिर तीनों मिलकर स्टॉर्मफ्रंट को पूरी तरह से पीट देती हैं। स्टॉर्मफ्रंट भाग जाती है और वो सीधा बेका और रायन के पास पहुंच जाती है। वो बेका को ऑलमोस्ट मार ही देती है, लेकिन तभी रायन अपनी लेजर पावर्स यूज़ करके स्टॉर्मफ्रंट को सीधा 2 टुकड़ों में काट देता है। पर इसी अटैक में रायन की लेजर बेका को भी लग जाती है। बेका बुरी तरह घायल हो जाती है और वो भी वहीं मर जाती है। तब होमलैंडर वापस आता है। गुस्सा, दर्द, जेलसी सब कुछ एक साथ फट पड़ता है। उसकी गर्लफ्रेंड स्टॉर्मफ्रंट मर चुकी होती है और उसका बेटा भी उससे छीन लिया गया होता है, इसलिए होमलैंडर बूचर को खत्म करने ही वाला होता है। तभी लास्ट मोमेंट पे क्वीन मेव एंट्री लेती है। वो होमलैंडर को सीधा ब्लैकमेल करती है, अगर तुमने कुछ भी किया ना तो मैं वो वीडियो पब्लिक कर दूंगी जहां तुमने प्लेन के पैसेंजर्स को मरने के लिए छोड़ दिया था। मतलब तुम्हारी इमेज खत्म, लोग तुमसे नफरत करेंगे और कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। होमलैंडर समझ जाता है कि इस बार उसके पास मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। होमलैंडर रायन को बूचर के साथ जाने देता है। इसके बाद सारा इल्ज़ाम स्टॉर्मफ्रंट पर लगा दिया जाता है और स्टारलाइट को दोबारा द 7 में ले लिया जाता है। एट्रेन को वापस टीम में एंट्री मिल जाती है, पर द डीप अभी भी बाहर रहता है। ह्यूई और स्टारलाइट फिर से साथ में आ जाते हैं और CIA रायन को एक सेफ लोकेशन पर ले जाती है ताकि होमलैंडर उसे कभी ना ढूंढ सके। और दी बॉयज़ को उनके सारे क्राइम्स के लिए ऑफिशियली फ्री कर दिया जाता है ताकि वो फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकें। ऐसा लगता है सब कुछ खत्म, एकदम हैप्पी एंडिंग, पर ऐसा नहीं है। लास्ट में रिवील होता है कि जो लोगों के सर एक्सप्लोड हो रहे थे उसके पीछे कोई और नहीं, विक्टोरिया न्यूमैन थी। एक पॉलिटिशियन जो दिखने में तो वोट के अगेंस्ट लगती है, पर असल में वो स्टैन एडगर यानी वोट के CEO की अडॉप्ट की हुई बेटी है। और इसी शॉकिंग रिवील के साथ सीज़न 2 खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और अगर तुमने इससे पहले वाला सीज़न नहीं देखा तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे डिकोडेड।